जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए कोई अमेजिंग पार्ट लेके। नोड जेस करंट ऑपरेशन का यानी कि नोड जेस में जो हम लोग करंट ऑपरेशन स्टार्ट करे थे उसी का ये पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें हम लोगों ने डिजाइन करना था जो कि हमने कर लिया, यानी कि डिजाइन हमने कर लिया है। अब हमने डिजाइन किस वीडियो को करके देख के किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसी वीडियो को आपको देखना है और ये पूरा यूआई को डिजाइन कर लेना है। यानी कि फ्रंट वाले फोल्डर में हमने दो फोल्डर बनाया था। सबसे पहले आप समझ लीजिए जरा, हमने एक तो बैकएंड के नाम से फोल्डर बनाया था, एक फ्रंट के नाम से फोल्डर बनाया था। देखिए, बैकएंड वाले में अभी कुछ नहीं करना है, फ्रंट वाले फोल्डर में आपको काम करना है। फ्रंट वाले फोल्डर में क्या काम करना है दोस्तों, इस तरीके का यूआई आपको बनाना है। इस तरीके का यूआई आप कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यूट्यूब पे जाएंगे, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर ये देखिए ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप डिजाइन कर पाएंगे। वैसे इस वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस प्लेलिस्ट में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो शुरुआत से देखिए, बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए, नीचे की तरफ ये जो आपका #2, ये देखिए ना, करेक्ट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, #2, ये वाला जो आपका वीडियो होगा इसको देख लेंगे तो आपका भी यूआई इसी तरीके से कुछ बन जाएगा। यानी कि सेम एज इट इज ऐसे ही बन जाएगा। आपको यूआई बनाने के बाद ही यहाँ से डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम हमने एक फोल्डर बनाया था फ्रंट के नाम से, उसके अंदर कुछ टेस्टिंग किया था, है ना, तो वो सब हटा देंगे। वैसे वीडियो देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपको देख लेना है, #2 वाला। ठीक है, इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर से। वैसे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप यूआई वगैरह बना लेंगे। यूआई बनाने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करंटली आपको जो बोल रहा हूँ। इस वीडियो को आप यूआई बनाने के बाद ही देखेंगे, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब हमें इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो डेटा है उसको सर्वर पे भेजना है और सर्वर पे रिसीव करके उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो आइए जरा, सबसे पहले अपने फोल्डर को ओपन कर लिया, यानी कि जो सर्वर वाला फोल्डर है बैकएंड वाला, उसको ओपन करेंगे। देखिए, बैकएंड में आपने गेट रिक्वेस्ट किया था, यानी कि एक जो है इस तरीके से आपका कोड होगा यहाँ पर, है ना। स्लेस का रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो है सक्सेस का रिस्पांस आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इसका जो सर्वर है उसको स्टार्ट करना होगा। तो बैकएंड वाले फोल्डर में इस तरीके से जाएंगे और ये जो यूआरएल है यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से CMD टाइप करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नोडमोन। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, नोडमोन। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे नोडमोन। अच्छा, डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो शायद आपका नोडमोन वगैरह ना काम करे, इसलिए आपको इस वाले प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो देखना है। यानी कि ये जो हमारा प्लेलिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये वाला जो हमारा प्लेलिस्ट है जावा नोड जेएस डेवलपमेंट का, देखिए नोड जेएस ट्यूटोरियल का एक प्लेलिस्ट होगा यहीं पर कहीं, देख लेते हैं कहाँ पर है ना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नोड जेएस, ये दिखा नोड जेएस ट्यूटोरियल। इस वाले प्लेलिस्ट को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस वाले प्लेलिस्ट को आपको पूरा देखना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसमें एक वीडियो अभी देखिए, बहुत सारा अमेजिंग वीडियो है इसके अंदर, आप पूरा देखिए जरा, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आइए जरा इसमें काम करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोडमोन लिख के सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। अगर अभी हम लोकल होस्ट 8080 ब्राउजर में लिखें तो देखिए वही जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि पहले मिल रहा था। तो ऐसे पहले भी हमको मिल रहा था। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको ओपन करिए जरा। यानी कि सबसे पहले तो इसका जो HTML फाइल है, तो देखिए जो फ्रंट फोल्डर के अंदर HTML फाइल इसका होगा, यानी कि जो फ्रंट फोल्डर इसके अंदर होगा HTML फाइल। ठीक है, तो मैं इसको भी जरा उसी VS कोड में ओपन कर लेता हूँ जिसमें अभी वो सारा ओपन है। तो ये जो HTML वाला है इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो इस VS कोड में ओपन हो जाएगा। हमें JS वाला फाइल भी चाहिए, इसलिए JS वाला फाइल भी मैं इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो JS वाले फाइल में मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर इस तरह से बना रखा है। तो इसको भी मैं यहाँ पर, सॉरी, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो JS वाला भी फाइल हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो दोनों फाइल हमने खोल लिया है। तो एक फाइल तो आपका सर्वर वाला फाइल है, दूसरा आपका फ्रंट एंड का जो HTML है वो फाइल है, और तीसरा आपका जो है जावा स्क्रिप्ट का फाइल है। ये दिखे ना इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ से रिक्वेस्ट करना है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट करना है, किसका, अपने सर्वर का रिक्वेस्ट करना है और डेटा यहाँ से भेजना है और डेटा को मोंगोडीबी कंपास के अंदर स्टोर कर देना, यानी कि सर्वर के अंदर स्टोर कर देना। तो आइए जरा VS कोड में अपने यहाँ पर सबसे पहले जो आपका डिजाइन का काम है वो कर लेना दोस्तों। इस वाले प्रोजेक्ट को किस तरीके से रन करेंगे, यानी कि जो यूआई वाला फोल्डर होगा, जो HTML वाला फाइल होगा, इसको Ctrl O करेंगे इस तरीके से और यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। तो आपका ये यूआई वाला फाइल ओपन हो जाएगा। आपका सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, देखिए सर्वर आपका स्टार्टेड है, तभी आपको रिक्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही ये जो फॉर्म खुलता है हमारा, इससे यानी कि सबमिट पे क्लिक करते ही हमें सर्वर का रिक्वेस्ट करना है और यहाँ से डेटा भेजना है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए देखिए जो आपका फॉर्म होगा उसके अंदर, यानी कि जो फॉर्म है आपका, सबसे पहले पूरा डिजाइन बना लेंगे तभी आप काम करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो शुरुआत में मैंने जो वीडियो बताया उस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, तभी आप काम कर पाएंगे।
तो आइए जरा जो फॉर्म है उसके अंदर कुछ काम कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है हमारा उसके अंदर आपको क्लास या आईडी का वैल्यू देना है। तो जैसे मैंने क्लास दे दिया रजिस्टर हाइफन फॉर्म, इसको कॉपी कर लेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाइए, एक कांस्टेंट बनाइए जरा रजिस्टर फॉर्म के नाम से। तो रजिस्टर फॉर्म इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा, डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डॉट लाके कंट्रोल वी यानी कि रजिस्टर हाइफन फॉर्म इसको सिलेक्ट कर लूंगा, टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद एक कांस्टेंट और बना लिए जरा ऑल इनपुट के नाम से, ऑल इनपुट इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और ये जो रजिस्टर हाइफन फॉर्म है हमारा इसी के अंदर से सभी इनपुट फील्ड को रीड कर लेंगे। तो रजिस्टर फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और सभी इनपुट फील्ड को यहाँ पर रीड कर लेंगे। तो मैंने सभी इनपुट फील्ड को रीड किया इस तरीके से। तो यहाँ पर आप चाहे स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, इससे कोई इशू नहीं होता। तो मैं जो टैग का वैल्यू होता है लेता हूँ उसको कैपिटल में लिखता हूँ, मेरी हैबिट है ये, तो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। आप स्मॉल में लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, आपका सारा इनपुट फील्ड सिलेक्ट होके आ जाएगा। देखिए लास्ट में टर्मिनेट करेंगे, अगर हम कंसोल डॉट लॉग की बात करें यहाँ पर, तो सभी इनपुट फील्ड यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएंगे। तो मैंने ऑल इनपुट को कंसोल कर दिया है। अच्छा, ये जो जेएस का फाइल है इसको भी लिंक कर देंगे यहाँ पर, तभी जाके काम करेगा। तो देखिए बॉडी में लिंक करेंगे आप इस चीज को, है ना, जहां पर आपका बॉडी क्लोज होगा उसके ऊपर यहाँ पर लिंक करेंगे, ठीक है। आइए जरा यहाँ पर रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया, रिलोड करते इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो देखिए हमारा जो है नोड लिस्ट यानी कि 6 एलिमेंट मिल गया हमें। तो ये जो इनपुट फील्ड है हमारा, ये कौन सा हमारा, ये लास्ट वाला है यानी कि फाइल वाला है। तो सबसे पहले हमें फाइल को ही रीड करना है ताकि हम इसको भी स्टोर कर सकें डेटाबेस के अंदर। तो फाइल रीड करने के लिए यहाँ पर आइए जरा, इसको हटा दीजिए, एक कमेंट पास करेंगे इस तरीके से रीड प्रोफाइल के नाम से या रीड फाइल के नाम से। तो मैंने रीड फाइल इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पर एक हम जो है ऑल इनपुट का 5th इंडेक्स यूज करेंगे, ऑल ऑल इनपुट का 5th इंडेक्स यानी कि लास्ट वाला इंडेक्स। तो ये 5th इंडेक्स हमने कैसे लिखा, देखिए जरा 0 1 2 3 4 5, ये 5वां इंडेक्स है आपका, इसलिए हमने यहाँ पर 5th इंडेक्स डिफाइन किया है। डॉट ऑन चेंज डिफाइन करेंगे इसके अंदर, यानी कि ऑन चेंज इवेंट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और कॉल बैक देंगे। मैंने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दिया, आप चाहें तो एरो फंक्शन का भी कॉल बैक दे सकते हैं। तो एरो फंक्शन का ही कॉल बैक दे दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। मैंने इस तरीके से कॉल बैक दिया। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे एफ रीडर के नाम से, एफ रीडर का मतलब होता है फाइल रीडर, ठीक है। एफ रीडर के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और न्यू कीवर्ड के साथ फाइल रीडर का एपीआई क्रिएट करेंगे, यानी कि फाइल रीडर का इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे। ये प्री डिफाइन एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको कॉल करना है आपको। उसके बाद इसी एफ रीडर के अंदर से, यानी कि जो एफ रीडर है उसके अंदर से रीड एज डेटा यूआरएल नाम का एक कांस्टेंट यानी कि फंक्शन कॉल करना इस तरीके से, रीड एज डेटा यूआरएल यहाँ पर इस तरीके। इसको जब तक नहीं कॉल करेंगे आपका फाइल रीड नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर आपको फाइल भी देना होता है। तो ये जो है इसको कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सॉरी, ये जो आपका ऑल इनपुट 5 लिखा हुआ इसको कॉपी कर लेंगे, और इसके अंदर से फाइल्स नाम का एरे यूज करेंगे, यानी कि फाइल्स नाम का एरे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ही डिफाइन करेंगे यहाँ पर डॉट फाइल्स, इस तरीके से लिखेंगे फाइल्स, और इसका जो है 0 इंडेक्स डिफाइन कर देंगे। तो जो आप अपलोड कर रहे हो वो इसके अंदर चला जाएगा। अब ये रीड कर लेगा, लेकिन एफ रीडर को आपको यहाँ पर ऑन लोड देना होगा, यानी कि जब पूरा डेटा लोड हो जाए तब ये रीड करे। तो ऑन लोड में इवेंट को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से, और कॉल बैक देंगे। और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक वेरिएबल बनाइए जरा लेट, यहाँ पर आपको वेरिएबल बनाना प्रोफाइल के नाम से। देखिए मैंने लेट के नाम से वेरिएबल बनाया, यानी कि लेट कीवर्ड का यूज किया है। आप कांस्टेंट नहीं बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, प्रोफाइल के नाम से, और इसी प्रोफाइल में आपको चीजों को अपडेट कर देना। तो यहाँ पर आइए जरा प्रोफाइल डिफाइन करिए, और इक्वल टू का सिंबल देंगे, और इवेंट के अंदर से डॉट टारगेट, और टारगेट के अंदर से रिजल्ट को रीड कर लेंगे। तो आपका जो इनकोडेड स्ट्रिंग होगा वो आपका उसमें चला जाएगा। कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं प्रोफाइल को प्रिंट करके देखता हूं कि इसमें क्या गया। देखिए मैंने टर्मिनेट किया, यहाँ पर आइए जरा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर आएंगे इस तरीके से क्लिक करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट फाइल को चूज करिए, यहाँ से मैंने ये वाला फाइल चूज किया, ओपन करेंगे, और ओपन करके बस आपको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाना है। देखेंगे कि आपका जो है स्ट्रिंग, इनकोडेड स्ट्रिंग इस तरीके से आपको मिलना चाहिए डेटा, है ना। इसी डेटा को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जरा, ये हो गया। अब हमारा जो फॉर्म का डेटा है ये पूरा सबमिट पे क्लिक करते ही सर्वर पे जाना चाहिए। तो हम सर्वर का रिक्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्वर में एपीआई बनाना होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास एक एपीआई बना हुआ है, ये गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो है ये मैसेज चला जाएगा। तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। तो सर्वर वाला जो इंडेक्स डॉट जेएस है उसको ओपन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। लेकिन किसका पोस्ट रिक्वेस्ट, सबसे पहले तो इसको पोस्ट कर दीजिए। हम गेट रिक्वेस्ट भी करेंगे थोड़ी देर में, इसको पोस्ट करिए पहले। तो बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस को रीड करेंगे, और यहाँ पर देखिए इसको पोस्ट कर देंगे, और यहाँ पर रजिस्टर के नाम से एक एपीआई बनाइए जरा। मैंने रजिस्टर इसके नाम से एपीआई बनाया है, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ये रिस्पांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आइए जरा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यानी कि जो आपका इंडेक्स डॉट जेएस, ये जो है फ्रंट एंड वाला इंडेक्स डॉट जेएस है, और ये बैकएंड वाला इंडेक्स डॉट जेएस है। अभी हम इसमें फिर से काम करेंगे। पहले फ्रंट एंड वाले में आ जाइए, और जो फॉर्म है उसी में आप सबमिट डिफाइन करिए। तो सबसे पहले मैंने इंसर्ट डेटा इसके नाम से यहाँ पर कमेंट पास किया, और जो रजिस्टर फॉर्म है, यानी कि जो हमारा रजिस्टर फॉर्म है, उस कंट्रोल जेड
रजिस्टर फॉर्म में मैं जो है ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन करता, तो ऑन सबमिट इस इवेंट को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर कॉल बैक देंगे। तो मैंने एरो फंक्शन का कॉल बैक दिया, आप चाहें अच्छा डायरेक्ट इस पे लगा दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पर आप इवेंट को रिसीव करिए और इवेंट के अंदर से प्रीवेंट डिफॉल्ट को भी रिसीव करिए। तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट ये जरूर लगा देंगे, प्रीवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो रिलोड नहीं होगा, यानी कि सर्वर का रिक्वेस्ट नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म होता है वो सर्वर का रिक्वेस्ट करता है, जिससे जिसके वजह से आपका जो है पेज रिलोड हो जाता है, ठीक है। तो पेज इस तरीके से रीलोड नहीं होगा। सबसे पहले आपको डेटा का प्रिपरेशन करना है, तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा डेटा के नाम से। जो डेटा आपको सर्वर पे भेजना है उस नाम से यानी कि कांस्टेंट बना लेंगे हम, उस डेटा का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो कांस्ट कीवर्ड का यूज करके मैंने कांस्टेंट बनाया और डेटा डिफाइन करेंगे इस तरीके से। आपको नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करना और नेम में क्या जाएगा, ऑल इनपुट जीरो डॉट वैल्यू, यानी कि ऑल इनपुट का जीरो डॉट वैल्यू ये चला जाएगा, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी, कॉमा से सेपरेट करना। उसके बाद आपको ईमेल के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करना है और ऑल इनपुट का वन इंडेक्स डॉट वैल्यू, यानी कि वन इंडेक्स डॉट वैल्यू ये डिफाइन करना है इस तरीके से। उसके बाद कॉमा देंगे। ईमेल के बाद आपका क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल को यहाँ पर रीड करिए इस तरीके से। मैंने मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया और यहाँ पर ऑल इनपुट का टू इंडेक्स डॉट वैल्यू ये डिफाइन कर देंगे, सभी इंडेक्स रीड कर लेंगे, कॉमा देंगे। मोबाइल के बाद आपका डीओबी है, तो डीओबी के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और यहाँ पर ऑल इनपुट का थ्री इंडेक्स डॉट वैल्यू, यानी कि थर्ड इंडेक्स डॉट वैल्यू ये डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना है। उसके बाद मोबाइल हो गया, डीओबी हो गया, पासवर्ड, पासवर्ड के नाम से यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करेंगे और ऑल इनपुट का फोर्थ इंडेक्स डॉट वैल्यू, ठीक है, इसे डिफाइन कर देंगे। कॉमा से सेपरेट करिए। प्रोफाइल के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिए, यानी कि प्रोफाइल, इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे प्रोफाइल के नाम से और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कि प्रोफाइल अगर हमारा एम्प्टी नहीं है, यानी कि प्रोफाइल इक्वल टू इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी के बराबर नहीं है सॉरी, नॉट इक्वल टू मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, इक्वल टू एम्प्टी, इससे कंपेयर किया। अगर एम्प्टी है तो प्रोफाइल में हम ये वाला लोकेशन स्टोर करेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो बैकएंड वाला, यानी कि जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर है, यानी कि जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर, इसके अंदर कुछ इमेज, एक इमेज को डाल दीजिए। ये वाला इमेज मैंने इस से डाला, तो आप इस इमेज को डाल देंगे, कोई भी तरीके, किसी भी तरह का इमेज एक डाल देंगे फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल डॉट जेपीजी इसका नाम है। तो अगर आपका प्रोफाइल अपलोड नहीं किया गया, यानी कि यहाँ से अपलोड नहीं किया गया कुछ भी, कहने का मतलब यहाँ से सपोज करो हमने अपलोड नहीं किया कुछ, है ना, सिर्फ ये चार डेटा डाला और अपलोड नहीं किया, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर कुछ अपलोड नहीं हुआ है तो प्रोफाइल नाम का एक मेरे पास जो है यहाँ पर पिक्चर है वो चला जाएगा, तो प्रोफाइल डॉट जेपीजी उसका जो है लोकेशन दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ अपलोड हुआ है तो वो चला जाए, तो वो ऑलरेडी प्रोफाइल के अंदर है, उसी को यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब आपका डेटा प्रिपेयर हो गया। आप चाहें तो कंसोल और डॉट लॉग कच करिए इस तरीके से, डिफाइन करके देखिए जरा डेटा को कि इसमें क्या आ रहा है। मैंने टर्मिनेट किया इस तरीके से और यहाँ पर आके टेस्टिंग करूंगा इस चीज की। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में पहले चले जाइए, फिर आप देखिए। तो मैं कंसोल में आ जाता हूँ और यहाँ से मैंने ऐड यूजर पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने नेम डाला, मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, नेम में डाला इस तरीके से और यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल में just@gmail.com। पूरा टेस्टिंग कर लेंगे तभी आपको आगे काम करना है। मैंने ये डिफाइन किया। मोबाइल नंबर मैंने इस तरीके से डाल दिया, डीओबी मैंने चूज कर लिया इस तरीके से और यहाँ से मैंने पासवर्ड चूज कर लिया 1234 और यहाँ से मैंने फाइल चूज किया। देखिए फाइल इस बार मैं चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन किया, सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए ये तो आपका वो जो आपने कंसोल कर रखा है वो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये रिस्पॉन्स मिला, देखिए, है ना, फाइल में फाइल चला गया, ठीक है। यहाँ पर आइए जरा VS कोड में और ये जो आपने ऑन चेंज पे इसको कंसोल किया था इसको हटा दिए यहाँ से, ठीक है। तो मैंने हटा दिया। आइए जरा, तो ये हमारा डेटा मिल गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। देखिए नेम में नेम आ गया, ईमेल आ गया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये मिला, इसको क्लियर करिए और यहाँ पर रिलोड कर लिया जरा। मैंने रिलोड किया, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने कुछ डमी डेटा डाला, इस तरीके से डाला, कुछ भी डाल देंगे आप। यहाँ पर @gmail.com डाल देंगे इस तरीके से। मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से, डीओबी डाल दूंगा इस तरीके से और देखिए इस बार मैं फोटो नहीं चूज करूंगा। देखिए मैंने फोटो नहीं चूज किया, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो इस बार फोटो में क्या जाएगा, प्रोफाइल में। देखिए प्रोफाइल डॉट जेपीजी, ये प्रोफाइल डॉट जेपीजी क्या है, ये जो फ्रंट वाला फोल्डर है आपका, इसके अंदर जो आपने, यानी कि जो फ्रंट वाला फोल्डर, इसके अंदर जो आपने ये फोटो रख रखा है एक प्रोफाइल डॉट जेपीजी, यही जा रहा है, ठीक है। बस इसका लोकेशन देने का, अगर फोटो अपलोड नहीं हुआ तो ये क्यों किया जा रहा है आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब इसको हमें सर्वर पे भेजना है, यानी कि जो हमने प्रिपरेशन किया डेटा का, इसको हमें सर्वर पे भेजना है। तो सर्वर को पर भेजने के लिए हमें एजाक्स रिक्वेस्ट करना होगा, यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे तो फेच नाम का एक फंक्शन होता है, यहाँ पर डिफाइन करिए फेच फंक्शन को। और यहाँ पर आपको फर्स्ट जो आपका, यानी कि इसके अंदर दो पैरामीटर आपको देने हैं। फर्स्ट पैरामीटर में आपका जो है एपीआई का यूआरएल होगा, सेकंड पैरामीटर आपका एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा, इसे डिफाइन करेंगे और इसी फेच फंक्शन के लिए देन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपका जेसन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले यहाँ पर देन को कॉल करिए इस तरीके से, देन हमने डिफाइन किया और देन के अंदर आपका रिस्पांस रिसीव होता है, तो कॉल बैक दीजिए इस तरीके से, है ना, यानी कि रिस्पांस को मैंने इस तरीके से रिसीव किया, तो जो भी सर्वर का रिस्पांस आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसको इंटर करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर भी इंटर करेंगे और डॉट लगा के कैच, तो जो एरर का रिस्पांस होगा वो कैच करेगा
इसलिए यहाँ पर एरर के नाम से पैरामीटर बनाएंगे और उसको भी कॉल बैक देंगे इस तरीके से, ठीक है। मैंने दोनों को कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग टच करता हूँ और यहाँ पर मैं एरर को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे और लास्ट में यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ पर भी टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कंसोल डॉट लॉग टच करना है इस तरीके से, और जो रिस्पॉन्स आया उसको भी प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब हमें अपने एपीआई का यूआरएल देना है। तो हमारे जो एपीआई है उसका यूआरएल क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक आप जब रन कर रहे थे तो आपका यूआरएल क्या था, 8080। तो यहाँ पर लिखिए जरा http://localhost 8080। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे लिखिए जरा http://localhost इसे डिफाइन करेंगे, और :8080 आपका जो रजिस्टर यानी कि जो आपने नाम दिया था अभी रजिस्टर, इसका पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तब ये कॉल होगा, ठीक है। यहाँ से मैसेज जाएगा, इसको आपको रिक्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर रजिस्टर दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये एपीआई रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर यूआरएल दे दिया, अपनी एपीआई का यूआरएल दे दिया, ठीक है। ये हम इसको एंड पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एंड पॉइंट बोला जाता है और इसको बोलते हैं एपीआई, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो आपने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया था एक, यानी कि जेसन का सिंबल दिया था, उसके अंदर आपको मेथड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, यानी कि यहाँ पर मेथड इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना, और मेथड में क्या हो जाएगा, पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट करना, इसलिए मेथड को पोस्ट डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा भेजना है, तो बॉडी के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए जरा, बॉडी के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और जो डेटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजेंगे, इसलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम डेटा को भेज देंगे। यानी जो डेटा आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया, तो ये अगर जेसन स्ट्रिंग होगा तो ये डायरेक्ट इस सेक्शन नहीं जाएगा, हमें हेडर में कुछ सेटअप करना होगा, यानी कि आप डायरेक्ट जो है जेसन स्ट्रिंग को नहीं भेज सकते हैं, इसलिए आपको हेडर को कस्टमाइज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, ये जो मेथड है या इसके बाद या इसके पहले कहीं पर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं हेडर्स नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करता हूँ इस तरीके से, और हेडर्स नाम से आप हेडर्स को एक जेसन ऑब्जेक्ट का सिंबल देना है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि हेडर्स नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करना है, उसका वैल्यू एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें सबसे पहले आपको सिंगल कोट के अंदर एक्सेप्ट नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, यानी कि एक्सेप्ट इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, एक्सेप्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से, आप लोग स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, एप्लीकेशन स्लेश जेसन। तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है, एप्लीकेशन स्लेश जेसन, ये लिख देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन स्लेश जेसन। इसी लाइन को जरा कॉमा से सेपरेट करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको दूसरा एक और वैल्यू डिफाइन करना है कंटेंट टाइप के नाम से, है ना। तो कंटेंट का जो सी होगा वो कैपिटल होगा, कंटेंट इसे लिखेंगे, और हाइफन टाइप का जो टी होगा वो कैपिटल होगा, और उसका भी वैल्यू आपको एप्लीकेशन स्लेश जेसन डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो अभी अगर हम रिक्वेस्ट करें तो हमारा जो एपीआई वो क्या रिस्पॉन्स देगा, हमें ये रिस्पॉन्स देना चाहिए हमारे एपीआई को सक्सेस का। आइए जरा सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेंगे। मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, कंसोल में जाऊंगा, यहाँ मैंने ऐड यूजर पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा जस्ट, इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर मैंने just@gmail.com किया, just@gmail.com ये मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से, ठीक है। डीओबी चूज कर लेंगे, यहाँ पर मैंने डीओबी चूज किया, पासवर्ड मैंने डाला इस तरीके से 12345, और यहाँ से फोटो में चूज कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला फोटो चूज किया, ओपन पे मैंने सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स यहाँ पर ये आया कि जो आप एपीआई जिस एपीआई का रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है ना। यानी यहाँ का देखिए क्या लिख के आ रहा है, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, है ना। तो ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप रिक्वेस्ट करें। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका एपीआई है ये सभी को अलाउ करे, तो उसके लिए आपको कॉर्स पॉलिसी को इनेबल करना होगा, यानी कि कॉर्स पॉलिसी इसके लिए डिक्लेयर करना होगा। तो कॉर्स पॉलिसी डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आ जाइए कमांड प्रॉम्प्ट में, जहां पर आपका सर्वर रन हो रहा है, इसको कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पर कॉर्स का एक जो है मॉड्यूल यानी कि जो है आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है npm i कॉर्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, npm इंस्टॉल कोर्स, इसको इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले। मैंने कोर्स को इंस्टॉल किया इस तरीके से, देखिए जरा कोर्स इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगा ये, और देखिए इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको फिर से नोडमोन लिख देना है, ताकि आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। तो नोडमोन लिखने के तुरंत आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, तो नीचे की तरफ आइए, एक कमेंट पास करेंगे इस तरीके से, इनेबल कोर्स के नाम से, इनेबल कोर्स इसके नाम से कमेंट पास करेंगे, और सबसे पहले आपको कॉन्स्टेंट बनाना है कोर्स के नाम से, इसके नाम से कॉन्स्टेंट बना लेंगे, और रिक्वायर कर लेंगे जो आपने अभी जो है इंस्टॉल किया उसको रिक्वायर करिए जरा। तो कोर्स के नाम से ही पॉलिसी है, उसको रिक्वायर कर लेंगे। मॉड्यूल को हमने रिक्वायर कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सर्वर है, सर्वर वाला जो कांस्टेंट आपका, उसके अंदर से यूज फंक्शन को कॉल करना है, और इसी कोर्स का मिडिलवेयर के रूप में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर कोर्स का आपको बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आप चाहे तो न्यू कोड यहाँ पर लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एज अ मिडिलवेयर इस कोर्स को डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप चाहते तो किसी भी यूआरएल यानी कि डोमेन को यहाँ पर दे सकते हैं कि किस डोमेन से हमारा रिक्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी डोमेन से इसका रिक्वेस्ट हो जाए, यानी कि जो हमारा एपीआई जितना भी, अच्छा ये जो कोर्स इनेबल करने का काम करेंगे इस एपीआई से ऊपर करेंगे, जितना भी एपीआई होगा सभी एपीआई से आपको इसको ऊपर ही रखना है, ठीक है।
तो हमने इनेबल कर दिया। अब अगर हम रिक्वेस्ट करें तो हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हमें जो भी रिस्पॉन्स जाएगा वो हमें मिल जाएगा। तो कॉर्स इनेबल करने के लिए बस ये 2 लाइन का कोड करना है, लेकिन उससे पहले आपको कॉर्स को इंस्टॉल कर लेना है, तब ये काम करेगा। आइए जरा देखते हैं कि अब ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर किया कंसोल को। अच्छा, जब आप सर्वर की फाइल में चेंजेस करते हैं तो आपको रीलोड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए अभी हमने जो काम किया वो सर्वर की फाइल में काम किया है, तो हमें पेज को रीलोड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर डेटा फील्ड है ऑलरेडी, सबमिट पे क्लिक करिए। अब देखिए रिस्पांस मिला। तो रिस्पांस आपका क्या आया, स्टेटस कोड क्या है, 200 आया, यानी कि सर्वर से कनेक्ट हो गया। ये जो आपका है ये तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है यूआरएल आपका। लेकिन अभी भी आपको रिस्पांस, करेक्ट रिस्पांस नहीं मिला है। यानी कि जो रिस्पांस आपको यहाँ से जाना चाहिए, रिस्पांस डॉट जेसन मैसेज अंदर सक्सेस जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो वो कब मिलेगा आपको, इंडेक्स डॉट जेएस में आइए जरा। यहाँ पर आप डायरेक्ट रिस्पांस ये नहीं देते। जब आप फेच रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि फेच फंक्शन को कॉल करके रिक्वेस्ट करते हैं, तो डायरेक्ट रिस्पांस आपका यहाँ नहीं प्रिंट होता है। ये जो रिस्पांस आया है इसके लिए आपको जेसन नाम का फंक्शन कॉल करना होता है इस तरीके से, और इस जेसन के लिए आपको देन नाम का फिर से फंक्शन कॉल करना होता है। और यहाँ पर फिर से आपको रिस्पांस या सक्सेस के नाम से आपको पैरामीटर सेट करना है। तो मैंने सक्सेस के नाम से पैरामीटर सेट किया और यहाँ पर कॉल बैक देंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो रिस्पांस है इसके लिए आपको फिर से जेसन फंक्शन कॉल करना है और इस जेसन के लिए देन फंक्शन कॉल करना है। अब इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें तो जो हमारा एपीआई रिस्पांस होगा वो हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर हम सक्सेस को अब प्रिंट करें तो हमारा जो एपीआई रिस्पांस है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मैंने इसको क्लियर कर दिया, रिलोड करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो है फ्रंट एंड वाले फाइल के अंदर चेंजेस किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा है इस तरीके से, ईमेल डाल दूंगा यहाँ पर इस तरीके से। मैं जल्दी से डेटा फिल कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, फाइल नहीं चूज करूंगा, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैसेज मिल गया हमें सक्सेस का रिस्पांस। तो अब ये जो डेटा आप यहाँ से भेज रहे हो वो आपको चाहिए, यानी कि जो हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं वो हमें सर्वर पे चाहिए। यानी कि ये जो फॉर्म डेटा है, अभी तो सर्वर का रिस्पांस क्या है, सक्सेस। तो जो फॉर्म डेटा उसको रिसीव करके उसी को रिस्पांस के रूप में दीजिए। तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आएंगे, यहाँ पर आइए जरा, पोस्ट रिक्वेस्ट हो रहा है, यहीं पर आपका कंट्रोल आता है। तो एक काम करिए जरा, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट के अंदर से, यानी कि जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर से डॉट बॉडी को रीड कर लीजिए। अब रिक्वेस्ट क्या है, ये वाला पैरामीटर आपका, इसके अंदर से अगर हम बॉडी रीड करें तो हमारा रिस्पांस जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो डेटा हम वहां से भेज रहे हैं वो इसी के अंदर आता है, बॉडी के अंदर, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी नाम का प्रॉपर्टी रीड करेंगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, ये वाला जो आप यहाँ से भेजते हैं। चलिए जरा इसको क्लियर करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए क्या आया, एम्प्टी जेसन आया। अब एम्प्टी जेसन क्यों आया दोस्तों, क्योंकि आप जो यहाँ से डेटा भेजते हो उसको डायरेक्ट आप यहाँ पर रीड नहीं कर सकते हो। इसके लिए भी आपको कुछ मॉड्यूल को रिक्वायर करना होगा, यानी कि इंस्टॉल करना होगा। तो फिर से कमांड में आइए जरा, कंट्रोल सी करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर CLS कर लेता हूं मैं ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए। और यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी PMI बॉडी हाइफन पार्सर, यानी कि बॉडी हाइफन पार्सर नाम का एक मॉड्यूल होता है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो npm आई बॉडी पार्सर ये लिख देंगे, यानी कि npm इंस्टॉल बॉडी हाइफन पार्सर ये लिख देंगे। तो बॉडी पार्सर का जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको नोडमोन लिख के सर्वर को स्टार्ट कर देना है, सर्वर तुरंत स्टार्ट कर देना है, तभी आपका ये काम करेगा। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर देखिए आपने कॉर्स को इनेबल किया था, इसके नीचे यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, इनेबल बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर इस तरीके में डिफाइन कर दिया, और इसके जस्ट नीचे कांस्टेंट बनाऊंगा बॉडी पार्सर के नाम से। तो मैंने बॉडी पार्सर इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर रिक्वायर कर लूंगा बॉडी पार्सर को। तो मैंने रिक्वायर का यूज किया, और यहाँ पर बॉडी हैफन पार्सर इसको रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। अब इसी बॉडी एक कांस्टेंट और बनाइए जरा, यूआरएल इनकोडेड के नाम से, यूआरएल इन कोडेड इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो बॉडी पार्सर आपका मतलब मॉड्यूल है उसके अंदर से यूआरएल इनकोडेड इसके नाम से एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करेंगे, यूआरएल इनकोडेड इसको कॉल करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इसका वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू जेसन ऑब्जेक्ट होगा, और एक्सटेंडेड का वैल्यू सेट करेंगे इसके अंदर, यानी कि यूआरएल इनकोडेड के अंदर आपको डिफाइन करना है इस तरीके से, एक्सटेंडेड का वैल्यू फॉल्स, एक जेसन को आप सिंबल देंगे और एक्सटेंडेड का वैल्यू फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करना। अब ये सब क्या है अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आपको इस तरीके से यूज करना, बस 2 लाइन का कोड है, इसको लिख लेना है। मैंने बहुत डिटेल में नोड जेएस के अपने कोर्स में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, तो आप हमारा नोड जेएस का कोर्स जरूर परचेज करिए दोस्तों। और यहाँ पर हम जो जेसन इनकोडेड इसको नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, तो जेसन इनकोडेड, ठीक है, जेसन इनकोडेड इसके नाम से वेरिएबल बनाइए। और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा बॉडी पार्सर के अंदर से, यानी कि जो बॉडी पार्सर उसके अंदर से जेसन नाम का फंक्शन कॉल कर देंगे इसके लिए, बस इतना करना है। अब इसको भी आपको मिडिलवेयर के रूप में डिक्लेयर करना है। तो मिडिलवेयर के रूप में डिक्लेयर करने के लिए सर्वर के अंदर से, यानी कि जो सर्वर है उसके अंदर से यूज नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, और सबसे पहले आपको यूआरएल इनकोडेड लिख देना है। इतना कंपलसरी है, ये 4 लाइन का कोड सभी केस में जब भी आप डेटा भेजेंगे तो आपको ये 4 लाइन का कोड लिखना ही कंपलसरी है, ठीक है, तभी आप डेटा रिसीव कर पाएंगे। अब देखिए हमने रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी रिसीव किया, तो अगर आपने इसका डिक्लेरेशन कर दिया तो आपको जो डेटा यहाँ से भेज रहे हो वो रिसीव हो जाएगा सर्वर पे। तो आइए जरा, तो हमें यहाँ पर रिलोड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने सर्वर की फाइल में चेंजेस किया है। यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपने डेटा भेजा वो यहाँ पर मिल गया आपको, ये देखिए इस तरीके से डेटा मिल गया।
ठीक है, यानी कि ये सर्वर का रिस्पॉन्स आया, यहाँ से सर्वर ने आपको डेटा दे दिया, यानी कि आप जो जिसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुली सर्वर पे पहुंच रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है दोस्तों। हम डायरेक्ट अपना जो अपना एपीआई है उसको यहाँ पर डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से मत लिखिए, यानी कि इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कोड जो यहाँ पर था मैंने इसको हटाया। अब यहाँ पर आइए जरा, जो राउट्स वाला फोल्डर है, यानी कि जो राउट्स वाला फोल्डर आपने बनाया था, इसके अंदर आपको सबसे पहले रजिस्टर डॉट राउट, यानी कि रजिस्टर डॉट राउट्स डॉट जेएस इसके नाम से फाइल बनाएंगे। तो जैसे मैंने क्या नाम लिखा है, रजिस्टर डॉट राउट्स डॉट जेएस, इसके नाम से आपको फाइल बनाना है। उसके बाद कांस्टेंट बनाना है एक एक्सप्रेस के नाम से, एक्सप्रेस के नाम से कांस्टेंट बना लेंगे और रिक्वायर कर लेंगे एक्सप्रेस को, यानी कि रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे इस तरीके से। उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद आपको एक कांस्टेंट और बनाना है राउट के नाम से या राउटर के नाम से बना लीजिए जरा। तो मैंने राउटर के नाम से कांस्टेंट बनाया और यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक्सप्रेस के अंदर से, यानी कि जो एक्सप्रेस है उसके अंदर से डॉट लगा के राउटर वाला जो है एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से राउटर नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। अब आप यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करिए या पोस्ट रिक्वेस्ट करिए, इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं आप। तो जो राउटर है, यानी कि जो राउटर आपने बनाया उसके अंदर से पोस्ट रिक्वेस्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बस फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल देना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर वजिस्टर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस इतना देना है। कॉमा देके रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेना है इस तरीके से, यानी कि जो रिक्वेस्ट उसको रिसीव कर लेंगे, उसको सॉरी कंट्रोल जेड, रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेंगे, उसके बाद रिस्पांस को रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने रिक्वेस्ट और रिस्पांस रिसीव किया, कॉल बैक देंगे इस तरीके से। और जो रिस्पांस आ रहा है वो आप चाहें तो रिस्पांस के अंदर से डॉट जेसन नाम का फंक्शन कॉल करिए, कंट्रोल जेड करिए जरा, जो आप वहां से डेटा भेज रहे हैं रिस्पांस के अंदर से जेसन नाम का फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम भेज देंगे। तो एक मैसेज, यानी कि डेटा के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए यहाँ पर इस तरीके से, और डेटा में भेज दीजिए जरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अभी हम फिर से बॉडी भेज रहे हैं ताकि हमारा टेस्टिंग हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर, उसके बाद ये जो राउटर इसको यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना, यानी कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करना है इस तरीके से। तो मॉड्यूल का यूज करिए, डॉट एक्सपोर्ट का यूज करिए इस तरीके से, और डिफाइन करिए, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए राउटर को। तो राउटर को अगर एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो इसके लिए आप मिडिलवेयर राउट डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। तो अब इसके लिए हमें राउट लेवल मिडिलवेयर डिक्लेयर करना है। अच्छा, एक और चीज, जब इस तरीके से आप मिडिलवेयर का यूज करते हो, यानी कि ये भी एक मिडिलवेयर है आपका, तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। अब इसको थर्ड पार्टी मिडिलवेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमने इंस्टॉल किया, यानी कि के थ्रू जितना भी मिडिलवेयर इंस्टॉल होता है वो सब थर्ड पार्टी मिडिलवेयर बोला जाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो हम मिडिलवेयर डिक्लेयर करेंगे, यानी कि इसके लिए जो हम मिडिलवेयर डिक्लेयर करेंगे उसको बोलते हैं राउट लेवल मिडिलवेयर। तो यहाँ पर आइए जरा, आप यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा राउट लेवल मिडिलवेयर, राउट लेवल मिडिलवेयर इस नाम से हमने कमेंट पास किया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम राउट लेवल मिडिलवेयर डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से जो ने आप जिसको आपने एक्सपोर्ट किया, यानी कि जैसे आपने राउटर को एक्सपोर्ट किया, तो ये जो पूरा फाइल है ना, ये जो मिडिल, ये आपका जो है मॉड्यूल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का हमने यूज किया और राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इस फाइल को हम रिक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाया जरा, जो है रजिस्टर राउटर के नाम से। ठीक है, यानी कि रजिस्टर राउटर के नाम से क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो रजिस्टर राउटर है उसको हम रिक्वायर करने जाने, तो रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कि जहां पर हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है वहीं पर है आपका राउट्स नाम का फोल्डर, यानी कि राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर है आपका रजिस्टर राउटर डॉट जेएस। तो डॉट जेएस लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस लिखेंगे रजिस्टर राउट्स। ठीक है, अब इसी को आपको जो है मॉड्यूल मिडिल रूप में डिफाइन करना है। तो ये जो आपका सर्वर है, सर्वर के अंदर से डॉट ला के यूज फंक्शन को कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो भी आपका एपीआई है उसका नाम देना है। तो जैसे मैंने रजिस्टर के नाम से यहाँ पर दिया, ठीक है, रजिस्टर इसके नाम से मैंने एपीआई को कॉल किया और यहाँ पर कॉमा देंगे। उसके बाद आपको ये जो रजिस्टर राउटर है इसको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, बस इतना सिंपल करना है। ठीक है, तो उसका फाइल हमने सेपरेट क्यों रखा, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक कोड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिस्टमेटिक कोड कैसे करते हैं वो मैं आपको डिक्लेयर करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एपीआई राउट यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, यानी कि ये इसको बोलते हैं राउट लेवल मिडिलवेयर। ठीक है, यानी कि आपका जो राउटिंग का कोड है वो सेपरेट फंक्शन में होगा। तो यहाँ पर पोस्ट होगा, गेट होगा, सारा होगा, डिलीट का भी होगा, पुट का भी होगा, इसके अंदर करेंगे। उसके लिए हमने राउट को डिक्लेयर कर दिया रजिस्टर के नाम से राउट। ठीक है, अब इसको हम, यानी कि अगर इसका पोस्ट रिक्वेस्ट करें तो यहाँ पर आपका कमांड आएगा और यहाँ से बॉडी प्रिंट हो जाएगी। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं फिर से। मैंने इसको क्लियर किया और सबमिट पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा। देखिए वैसे जैसे अब यहाँ पर देखिए डेटा के नाम से प्रॉपर्टी सेट हुआ, जैसे पहले डेटा आ रहा था वैसे अभी भी आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्ट डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, हम चाहें तो इसको डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट कर दें, या हम चाहें तो इसके लिए एक और सेपरेट फाइल बनाएंगे, यानी कि हम इसके लिए कंट्रोलर बनाएं और कंट्रोलर का काम है डेटा को इंसर्ट करना। ठीक है, यानी कि कंट्रोलर का जो काम है वो डेटा इंसर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो कंट्रोलर इसके लिए बनाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है इस तरीके से, आपको यहाँ पर रजिस्टर डॉट कंट्रोलर इस तरह डिफाइन करना है, रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर से एक, देखिए अभी हमने बनाया नहीं, कंट्रोलर से ये बना लेते हैं फिर हमको, मैं आपको समझाता। तो यहाँ पर आइए जरा, इंडेक्स यहाँ पर आइए जरा, ये जो कंट्रोलर नाम का फोल्डर हमने बनाया था इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर रजिस्टर डॉट कंट्रोलर बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्टर डॉट
कंट्रोलर डॉट जेएस इसके नाम से एक फाइल बना लेना है। तो मैं कंट्रोलर क्यों लिख रहा हूँ उसके साथ, ताकि हमें पता चले, जैसे हमारा वो रजिस्टर डॉट राउट्स था तो उसके लिए मैंने राउट्स लिख दिया था, और यहाँ पर हम कंट्रोलर लिख देंगे, ठीक है। सफिक्स को जरूर ऐड कर देंगे। तो रजिस्टर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस इसके नाम से फाइल बनाएंगे, और इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा, एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से, क्रिएट रिकॉर्ड इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया इस तरीके से, क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है। या आप इंसर्ट डेटा के नाम से बना सकते हैं। तो क्रिएट रिकॉर्ड इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट को रिसीव कर लूंगा। अभी मैंने भेजा नहीं है, अभी हम कुछ भी भेजा नहीं है हमने, रिसीव कर लीजिए पहले, उसके बाद भेजते हैं जरा। तो रिस्पॉन्स को भी रिसीव करिए। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों को मैंने रिसीव किया, कॉल बैक दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप जो है कंसोल डॉट लॉग यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर से, यानी कि जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर से बॉडी को प्रिंट कर लीजिए। तो रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी अगर हम प्रिंट कर दें तो कंसोल में प्रिंट होना चाहिए। टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर, देखिए टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल का यूज करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर आपको जेसन का सिंबल देना है, क्योंकि इसके अंदर से हमें मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट करना है। इसलिए यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड को यहाँ से क्रिएट रिकॉर्ड नाम के प्रॉपर्टी में ही रख देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन है आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो इस फंक्शन को हम कहीं पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो या ये जरा, अगर हमें इसको राउट के अंदर कॉल करना है, यानी कि जो रजिस्टर डॉट राउट है यहाँ पर कॉल करना है, तो सबसे पहले उसको रिक्वायर करना होगा। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा रजिस्टर कंट्रोलर के नाम से, रजिस्टर कंट्रोलर इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया इस तरीके से। और यहाँ पर डिफाइन करेंगे रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कि जो है एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो कंट्रोलर नाम का फोल्डर मिलेगा, और इसी कंट्रोलर के अंदर से रजिस्टर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस ये हमारा फाइल है। तो डॉट जेएस यहाँ पर नहीं लगाएंगे, देखिए जरा ध्यान से, मैंने डॉट जेएस को यहाँ पर नहीं लगाया है। यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, और इसी रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर से, यानी कि जो रजिस्टर कंट्रोलर है उसी के अंदर से क्रिएट रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ से ये दोनों डेटा आपको भेज देना है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, बस इतना भेजना है आपको। यहाँ से कंट्रोल सी करिए, यहाँ पर हमने कंट्रोल भी कर दिया। ये दोनों भेजेंगे तो कहाँ जाएगा वो, ये कंट्रोलर के पास आएगा, और कंट्रोलर इसको कंसोल में ऑलरेडी रख चुका है, यानी कि कंट्रोलर ने इसको कंसोल कर दिया है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से रिक्वेस्ट करना है, तो सेंड पे क्लिक, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस बार आपको यहाँ पर इस वाले कंसोल में रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कंसोल डॉट लॉग किया, और जो सर्वर के अंदर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो वो टर्मिनल में दिखेगा। आइए जरा ये दिखिए, है ना, ये टर्मिनल में आपको दिख गया। यही डेटा आपको इंसर्ट करना है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले स्कीमा वैलिडेशन करना है, यानी कि स्कीमा बनाना है, तब जाके डेटा इंसर्ट होना चाहिए। तो देखिए किस नाम से प्रॉपर्टी आ रहा है, जैसे नेम के नाम से प्रॉपर्टी आ रहा है, ईमेल के नाम से आ रहा है, मोबाइल के नाम से आ रहा है, डीओपी के नाम से आ रहा है, पासवर्ड के नाम से आ रहा है, प्रोफाइल के नाम से आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले स्कीमा आपको बनाना है। तो ये जो मॉडल वाला फोल्डर होगा आपके पास, एक मॉडल नाम के फोल्डर है, इसके अंदर जाइए, और यहाँ पर आपको रजिस्टर डॉट मॉडल डॉट जेएस, रजिस्टर डॉट मॉडल डॉट जेएस, रजिस्टर डॉट मॉडल डॉट जेएस। अब मॉडल क्यों हमने ऐड किया, देखिए हमने जब कंट्रोलर बनाया तो रजिस्टर डॉट कंट्रोलर बनाया, जब मॉडल बनाएंगे तो रजिस्टर डॉट मॉडल, यानी कि आपको सफिक्स को ऐड कर देना है, ताकि आपका सभी में रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन आपको ये जब राउट डिक्लेयर, यानी कि जब आपको देखते हैं तो इसको पता चलता है कि ये राउट वाला है, ये कंट्रोलर है, ये मॉडल वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट बनाया जरा मोंगो के नाम से, यानी कि मोंगो के नाम से हमने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर मोंगोस को रिक्वायर करना है आपको। तो रिक्वायर फंक्शन का यूज करने के तरीके से, और यहाँ पर हम लोग मोंगोस को रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो मोंगोस को रिक्वायर कर ली, उसके बाद टर्मिनेट करना है। उसके बाद आपको एक कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, और देखिए डी स्ट्रक्चर करना है आपको। डी स्ट्रक्चर करने का मतलब कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देना है, और इसके अंदर कैपिटल सी सॉरी कैपिटल एस ही लिखना है, और यहाँ पर स्कीमा के नाम से, यानी कि जिस नाम से हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्कीमा, इसके नाम से आपको एक कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, और ये जो मोंगो इसके सामने रख देना है बस। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ समझिए जरा। ये जो मोंगो है इसके अंदर एक स्कीमा नाम की क्लास होती है, तो उस जो स्कीमा नाम का जो क्लास है उसका डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से किया गया है। तो आपको उसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखना है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हमें उसी स्कीमा क्लास को डायरेक्ट रीड करना था, इसलिए हमने डी स्ट्रक्चर किया इसका, और स्कीमा को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम चाहते तो डायरेक्ट डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, हमें स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लोग को सिखाना है ना एक एक चीज, इसलिए स्कीमा यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो न्यू कोड के साथ, यानी कि न्यू कोड का यूज करेंगे इस तरीके से, और जो स्कीमा है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, यानी कि हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, इसी के अंदर आपका जेसन सिंबल देंगे, यानी कि जेसन का सिंबल देंगे, और जितना भी प्रॉपर्टी वो डिक्लेयर करेंगे, यानी कि इसके लिए स्कीमा वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेम नाम का प्रॉपर्टी सेट करें, और नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, यानी कि नेम का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा, इसे डिफाइन करिए जरा। उसके बाद आपको ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना, और ईमेल का जो डेटा वैल्यू होगा वो एक जेसन डेटा होगा। अब जेसन डेटा क्यों होगा, क्योंकि हमें दो प्रॉपर्टी सेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको नेम का जो है हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टाइप, सबसे पहले टाइप डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम टाइप, इसका स्ट्रिंग हो जाएगा। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे, यूनिक के नाम से एक प्रॉपर्टी होता है उसको सेट करेंगे। यूनिक क्यों, अब यूनिक इसलिए सेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो है हमें ईमेल को यूनिक रखना है, इसलिए हमने यूनिक का वैल्यू ट्रू रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे, ईमेल के बाद आपका मोबाइल है, तो मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए, और मोबाइल का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इसके लिए हम नंबर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसका जो
इसलिए डिफाइन कर देंगे मोबाइल में नंबर, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करिए। उसके बाद आपका डीओबी है तो डीओबी डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर इसका वैल्यू स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे क्योंकि इसमें भी स्ट्रिंग आता है, कॉमा से सेपरेट करेंगे। डीओबी के बाद आपका क्या हो जाएगा, पासवर्ड। तो पासवर्ड में भी हमारा स्ट्रिंग आएगा, इसलिए यहाँ पर हम पासवर्ड को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और स्ट्रिंग नाम का इसके लिए हम प्रॉपर्टी यानी कि डेटा टाइप सेट कर देंगे। तो बेसिकली ये जो हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं ये डेटा टाइप होता है। तो मोबाइल में नंबर आने वाला है इसलिए मैंने डेटा टाइप नंबर सेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और बच गया आपका प्रोफाइल के नाम से, तो प्रोफाइल में भी आपका स्ट्रिंग आने वाला है, इसलिए हमने प्रोफाइल के नाम से, सॉरी देखिए जरा, प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पर जो नाम दे रहे हो वो जो आपका अभी कंसोल में आया था ना, यहाँ पर आइए जरा, ये जो कंसोल आपने किया था देखिए, नेम, ईमेल, मोबाइल, डीओबी, पासवर्ड, प्रोफाइल। तो जिस तरीके से यहाँ पर स्पेलिंग होगा उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, नहीं तो ये इंसर्ट नहीं होने देगा डेटा। तो प्रोफाइल के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया, और इसका भी, इसमें भी स्ट्रिंग आने वाला है इसलिए इसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग कर देंगे। उसके बाद आपको क्रिएटेड एट, क्रिएटेड ऐड इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो एक जो है जेसन ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए मैंने जेसन ऑब्जेक्ट का सिंबल दिया। और यहाँ पर आपको टाइप का वैल्यू डिफाइन करना है। सबसे पहले टाइप का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, टाइप का वैल्यू डेट डिफाइन कर देना, उसके बाद कॉमा देंगे। और यहाँ पर डिफॉल्ट के नाम से एक प्रॉपर्टी होता है उसको सेट करेंगे, और यहाँ पर डेट डॉट नाउ यानी कि डेट डॉट नाउ इसके लिए यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, तो जो करंट डेट होगा वो चला जाएगा। इसके साथ साथ हमें एक और प्रॉपर्टी सेट करना है अपडेटेड एट के नाम से, ताकि हमें ये भी पता रहे, इन्फॉर्मेशन रहे कि हमारा जो डेटा है वो कब लास्ट टाइम अपडेट अपडेट किया गया। तो यहाँ पर अपडेटेड एट इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट कर दी है जरा, अपडेटेड एट, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारी स्कीमा वैलिडेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है हमने यहाँ पर अब जो है इसको एक कांस्टेंट बना लेना है इसके लिए। तो कांस्टेंट बनाए जरा, रजिस्टर, मतलब यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम REGI, रजिस्टर स्कीमा, रजिस्टर स्कीमा इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं कि रजिस्टर स्कीमा के नाम से ही बनाइए। अब ये जो रजिस्टर स्कीमा है इसको आपको यहाँ पर डिफाइन, देखिए लास्ट में आ जाएंगे, इसको डायरेक्ट हम यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। तो लास्ट में आइए जरा, यहाँ से मॉड्यूल का यूज करिए इस तरीके से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इक्वल टू का सिंबल देंगे। और ये जो आपका मोंगो नाम का एक फंक्शन होगा, मोंगो का, सॉरी मोंगो नाम से आपके पास एक जो कांस्टेंट है ऊपर की तरफ ये वाला है ना, इसके अंदर से डॉट लाके मॉडल नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे, मॉडल नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ से अपने कलेक्शन का नाम देना है। सबसे पहले कलेक्शन का नाम कहने का मतलब क्या है, कलेक्शन का नाम का मतलब क्या होगा, ये जो डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हो वो किस कलेक्शन में स्टोर होगा, यानी कि जो कंपास है आपका, ये जो मोंगो डीबी कंपास है ना, इसी के अंदर तो आप डेटा इंसर्ट करोगे, इसके अंदर किस कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट होगा वो उस कलेक्शन का नाम देगा। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि रजिस्टर के नाम से कलेक्शन है, यानी कि रजिस्टर के नाम से कलेक्शन होगा उसी के अंदर डेटा जाएगा, लेकिन क्या डेटा जाएगा वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर वाला है, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैं रजिस्टर का आई कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके, और यहाँ पर भी मैं चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या डिफाइन किया, जो रजिस्टर वाला कलेक्शन होगा उसी के लिए स्कीमा लागू होगा, ये हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, आप पहली टाइम अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। आप हमसे पढ़िए जरा, हमारा जो कोर्स है उसको परचेज करिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाया है, यहाँ पर तो मैं आपको कुछ भी समझा भी नहीं रहा हूँ। तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हम कहाँ पर रिक्वायर करेंगे, देखिए जो कंट्रोलर है, यानी कि कंट्रोलर के अंदर से यहाँ से हम डेटाबेस वाले फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा, एक सर्विसेज के नाम से फोल्डर बनाइए जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे सर्विसेज के नाम से, देखिए जरा मैंने सर्विसेज इसके नाम से मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है। सर्विसेज के अंदर आपको डेटाबेस सर्विस के नाम से फाइल बनाना है, या डीबी सर्विस के नाम से बना लीजिए। तो db.service.js, db.service.js इसके नाम से मैंने फाइल बनाया, ठीक है, db.service.js। सबसे पहले आपको एक कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से मोंगो के नाम से, यानी कि मोंगो के नाम से कांस्टेंट बनाना है, और जो मोंगोज है उसको रिक्वायर कर लेना है। तो रिक्वायर फंक्शन का सीखे, और यहाँ पर मोंगोज को रिक्वायर कर लेंगे, सिंपल। सॉरी, मोंगो डीबी नहीं रिक्वायर करेंगे, मोंगोज को रिक्वायर करना है आपको, इसे डिफाइन करिए मोंगोज। उसके बाद टर्मिनेट करेंगे, इसी मोंगो के अंदर से आपको कनेक्ट नाम का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। यानी कि जो मोंगो है इसके अंदर से, मोंगो के अंदर से डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर अपने जो है मोंगो डीबी का, यानी कि जो मोंगो डीबी कंपास है उसका कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के लिए देखिए मैं सबसे पहले तो कनेक्ट कर लेता हूँ लोकल होस्ट 8080 से, मैंने कनेक्ट कर लिया इससे मोंगो डीबी कंपास को। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर लाके डिफाइन कर देना कंट्रोल V। तो ये आपका मोंगो डीबी कॉलन डबल फॉरवर्ड से लोकल होस्ट यहाँ पर नहीं होगा, ये देखिए लोकल होस्ट यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 127.0.0.1, इस तरीके से आपको लिखना है, तब जाके वो कनेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए आपको API, यानी कि यहाँ पर आपको वो देना है, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये आपको आईपी एड्रेस लिखना है 127.0.0.1, ये सभी के केस में काम कर जाएगा। तो आपको ये लिखना है, लोकल होस्ट लिखेंगे तो नहीं काम करेगा, इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज को लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि किस डेटाबेस से कनेक्शन कनेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ यूजर डेटा के नाम से, एक हमारा डेटाबेस होगा यूजर डेटा के नाम से, उसी यूजर डेटा से कनेक्ट होगा, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया।
अब आपका कनेक्शन हो गया। अब सबसे पहले जो आपने स्कीमा बनाया था उसको भी रिक्वायर कर लिया, तो कांस्टेंट बनाया जरा जो हमारा रजिस्टर स्कीमा उसके नाम से। तो मैंने रजिस्टर रजिस्टर स्कीमा इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया और रिक्वायर कर लूंगा, तो रिक्वायर का फंक्शन का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर रजिस्टर स्कीमा को रिक्वायर कर लेंगे। तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, जो मॉडल नाम का फोल्डर होगा उसके अंदर है आपका रजिस्टर स्कीमा वाला फाइल। ये हमारे मतलब रजिस्टर डॉट मॉडल, इसको हमने रिक्वायर कर लिया। हमारा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद आपको एक कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से, क्रिएट रिकॉर्ड इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो इंसर्ट डेटा के नाम से कांस्टेंट बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट डेटा इसके नाम से कांस्टेंट बनाया। और यहाँ पर मैं देखिए, अभी हमने डेटा नहीं भेजा, थोड़ी देर में डेटा भेजेंगे और यहाँ पर रिसीव करेंगे, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि देखिए ये जो आपका स्कीमा है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्टर स्कीमा है, रजिस्टर स्कीमा उसको डिफाइन करिए डॉट जो है इसके लिए जो है ठीक है, इसके इसके यानी कि रजिस्टर स्कीमा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको डेटा दे देना है, तो वो डेटा देंगे अभी हम थोड़ी देर में। सबसे पहले तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, फिर हम काम करेंगे। तो इसको एक्सपोर्ट करिए सबसे पहले, यानी कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करेंगे इस तरीके से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये डिफाइन किया एक्सपोर्ट की, और यहाँ से हमें मल्टीपल चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, इसलिए हम इंसर्ट डेटा वाला जो है इसको इंसर्ट डेटा नाम के प्रॉपर्टी से ही एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब भी हमें इसको मतलब इसको कॉल करना होगा तो इंसर्ट डेटा को हम कॉल कर लेंगे। तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे फिर से। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस सर्विस को रिक्वायर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट बनाए जरा, ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट बना लेंगे हम डीबी सर्विस के नाम से। तो डीबी सर्विस इसके नाम से जरा कांस्टेंट बनाए और यहाँ पर रिक्वायर कर लीजिए, तो रिक्वायर फंक्शन का यूज से, और यहाँ पर एक मतलब उससे बाहर निकलेंगे। उसके बाद सर्विसेज नाम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर है आपका डेटा, यानी कि डीबी सर्विस डॉट जेएस, इसको रिक्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको फंक्शन कॉल करना है डीबी सर्विस के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरा इसको हटा देंगे, इस तरीके से मैंने जो भी कंसोल किया था उसको हटा देंगे। अब एक कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, डेटा के नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, फिर डेटा के नाम से, और जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट के अंदर से अगर मैं बॉडी को रीड कर लूँ तो हमें डेटा मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी रीड करिए, डेटा मिल जाएगा, इससे कंट्रोल जेड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी डेटा को आपको जो है क्रिएट रिकॉर्ड वाले यानी कि जो इंसर्ट डेटा वाला फंक्शन इसको देना है, यानी कि जो इंसर्ट डेटा है ये वाला इसको देना है। तो यहाँ पर उसको कैसे कॉल करेंगे, ये जो डीबी सर्विस है इसी के अंदर से कॉल करेंगे। तो डीबी सर्विस के अंदर से डॉट इंसर्ट डेटा वाला फंक्शन कॉल करिए इस तरीके से, और यहाँ से डेटा भेज दीजिए। डेटा भेज देंगे और कलेक्शन का नाम भेज देंगे, तो किस कलेक्शन में ये इंसर्ट होगा। ठीक है, तो आपको कलेक्शन नाम भेजने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो कलेक्शन का नाम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ से कलेक्शन देखिए, हम चाहें तो स्टैटिक, यानी कि हम चाहें तो स्टैटिकली यहाँ पर हैंडल करें कलेक्शन का नाम, या हम चाहें तो डायनेमिकली यहाँ पर, यानी कि डायनेमिकली का मतलब क्या हो गया कि जो है हम यहाँ से भेजें कलेक्शन का नाम। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ किस कलेक्शन में इंसर्ट होगा। देखिए किस कलेक्शन में इंसर्ट होगा, वो कंट्रोलर यानी कि जो आपका मॉडल होगा उसको देख के डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने कलेक्शन का नाम दिया होगा, रजिस्टर के नाम से कलेक्शन है, उसी का नाम यहाँ से भी भेजेंगे कंट्रोलर के अंदर से। तो यहाँ से रजिस्टर को भेज दीजिए कि इसी कलेक्शन के अंदर आपका डेटा इंसर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको डिफाइन करना है, यानी कि देखिए डीबी सर्विस हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर, हाँ अच्छा ठीक है, इसको हमने भेजा, एक कांस्टेंट बनाया जरा, यहाँ पर कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से डेटा रिस्पांस के नाम से। तो डेटा रिस्पांस इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। अब एंड यहाँ पर अवेट कीवर्ड का यूज कर लेंगे, क्योंकि तो है थोड़ा रिस्पांस आने में टाइम लग सकता है, इसलिए अवेट कीवर्ड मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अगर आपने यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाया है तो यहाँ पर असिंक के कीवर्ड जरूर लगा देंगे, मैंने असिंक कीवर्ड डिफाइन कर दिया। अब अच्छा, इसी डीबी रिस्पांस को आप यहाँ पर रिस्पांस के रूप में भेजेंगे, लेकिन हम इस चीज को ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। हो सकता है किसी किसी केस में डेटा हमारा इंसर्ट ना हो, तो यहाँ से कंट्रोल एक्स करिए जरा इस चीज को, और ट्राई को डिफाइन करिए इस तरीके से, और ट्राई के अंदर इस चीज को रख दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, रिस्पांस के अंदर से, यानी कि जो रिस्पांस है उसके अंदर से सबसे पहले स्टेटस नाम का एक फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से, और स्टेटस कोड को सेट कर देना है। तो स्टेटस कोड क्या हो जाएगा, 200 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद रिस्पांस के अंदर से डॉट लाके जेसन नाम का फंक्शन कॉल करना है, रिस्पांस डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसके नाम से जो है यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे। और यहाँ पर आपको एक जो है जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ से सेंड करना है। तो जेसन ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इज इज रजिस्टर इसके नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिए, और इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिए। अगर रजिस्टर हो गया तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू डिफाइन करेंगे, कॉमा से सेपरेट करिए। और यहाँ पर मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए जरा, मैसेज में लिख देंगे हम डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना है और डेटा के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और जो भी डेटा रिस्पॉन्स आया उसको यहाँ से भेज देना है। तो डेटा रिस्पॉन्स हमने भेजा। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि कैच को भी डिक्लेयर करना होगा। तो ये चारों लाइन कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, और यहाँ से कैच को भी डिक्लेयर करिए। तो कैच मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर एरर को रिसीव कर लेंगे, कैच का बॉडी बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर फिर से रिस्पॉन्स को भेजेंगे। तो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड क्या हो जाएगा, जब डेटा इंसर्ट नहीं होता है, किसी केस में अगर डेटा आपका इंसर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको 409 का रिस्पॉन्स देना है। तो मैं बताता हूँ आपको डेटा इंसर्ट क्यों नहीं होगा। डेटा इंसर्ट तब नहीं होगा
जब आप डुप्लीकेट ईमेल भेजेंगे, डुप्लीकेट ईमेल जब भेजेंगे तो आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने ईमेल को यूनिक रख रखा है। देखिए स्कीमा के अंदर ईमेल का जो टाइप है वो यूनिक है, इसलिए आपका इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जरा, ये देखिए है ना, तो हमने जेसन भेजा और ट्रू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो इसको फॉल्स कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम कि डेटा नॉट इंसर्टेड। इसे डिफाइन करेंगे, डेटा नॉट इंसर्टेड इसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर डेटा के रूप में कुछ नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर एरर के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि एरर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और यहाँ से एरर को भेज दीजिए इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जो भी एरर आया है ये वाला वो हम यहाँ से भेज देंगे। ठीक है, अभी हमारा डायरेक्ट काम नहीं हुआ, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर चलना है, यानी कि जो इंसर्ट डेटा वाला फंक्शन है उसके अंदर जाना है और यहाँ से डेटा रिसीव करना और स्कीम यानी कि जो कलेक्शन कलेक्शन का नाम है उसको रिसीव करना है। आइए जरा यहाँ पर डीबी सर्विस के अंदर से, यानी कि डीबी सर्विस के अंदर से यानी कि जो डीबी सर्विस इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप डेटा रिसीव कर लीजिए, उसके बाद आपको कॉमा देके स्कीमा को रिसीव कर लेना है। ठीक है, स्कीमा इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, स्कीमा को मैंने रिसीव कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से स्कीमा ना भेजें तब भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर है तो हम सिर्फ डेटा भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पर डेटा भेजिए, हमें मल्टीपल चीज़ों पे नहीं काम करना है, इसलिए हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। जब मल्टीपल चीज़ों पे काम करना होगा तो हम इस चीज़ को डायनेमिक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेटा रिसीव किया, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। न्यू न्यू कीवर्ड के साथ जो आपका स्कीमा है, यानी कि जो रजिस्टर वाला स्कीमा है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इस तरीके से और इसको जो है यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और जो डेटा आपने भेजा उसको दे दीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो आपने डेटा आपने वहां से भेजा इस स्कीमा को देंगे, तो स्कीमा क्या करेगा, इसका वैलिडेशन चेक करेगा कि जो आप डेटा यहाँ पर सेट किया, जैसे नेम में स्ट्रिंग आना चाहिए वो आपने सेट किया है, ईमेल में जो है आपका टाइप स्ट्रिंग आना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, नंबर, है ना। इस तरीके से सारी चीजें चेक करेगा। सारी चीजें चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही रहेगा तो उसके लिए हम सेव फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमारा डेटा जो है डायरेक्ट मोंगोडीबी कंपास के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एक कांस्टेंट बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, कांस्टेंट बनाया जरा डेटा रिस्पांस के नाम से, डेटा रिस्पांस इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। डेटा इंसर्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए यहाँ पर अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पर अवेट लगाया तो यहाँ पर असिंक के कीवर्ड जरूर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे यहाँ से रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स को, यानी कि जो जो भी डेटा रिस्पॉन्स है वो यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। तो रिटर्न होकर ये कहाँ जाएगा, ये कंट्रोलर के पास आएगा यहाँ पर और कंट्रोलर आपको रिस्पॉन्स देने का काम करेगा। ठीक है, तो डीबी सर्विस के अंदर इतना ही काम करना था। तो अब हम इंसर्ट के लिए, डिलीट के लिए, सारे के लिए यही डीबी सर्विस का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा आपको यहाँ पर सबसे पहले काम आना है। देखिए अभी डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्यों हो गया, मैंने इसको क्लियर किया इस तरीके से और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। देखिए क्या आया, डेटा इंसर्टेड मैसेज आ गया और यहाँ पर देखेंगे तो जो डेटा इंसर्ट हुआ वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस रजिस्टर का वैल्यू ट्रू और मैसेज में क्या आ गया, डेटा इंसर्टेड। अगर हम कंपास में जाए, रिलोड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए आपने किसके नाम से बनाया था, देखिए आपने शायद यूजर डेटा के नाम से, ये देखिए यूजर डेटा के नाम से डेटाबेस बनाया था, इसके अंदर रजिस्टर्स के नाम से कॉलम बनेगा। ये देखिए ना, ये एक डेटा आपका इंसर्ट हो गया यहाँ पर इस तरीके से। अगर हम दोबारा इंसर्ट करें, यानी कि दोबारा अगर हम डेटा को इंसर्ट करें तो हमें एरर मिलना चाहिए, एरर मिलना चाहिए, क्योंकि सेम ईमेल हम अगर दोबारा इंसर्ट करेंगे तो देखिए एरर मिल गया हमें, इज यूजर क्रिएटेड फॉल्स। और देखिए एरर के अंदर प्रॉपर्टी है, अगर एरर के अंदर से कोड को रीड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ईमेल हमारा डुप्लीकेट है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन होने लगा। अगर हम ईमेल को चेंज कर दें, यानी कि यहाँ से हम अगर ईमेल को चेंज कर दें इस तरीके से, देखिए अभी रजिस्टर नहीं होगा ये वाला डेटा जो हमने अभी इंसर्ट किया। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा एरर प्रोड्यूस करेगा। देखिए इंस्पेक्ट करके आइए जरा, इंस्पेक्ट करके यहाँ पर आएंगे कंसोल में और देखिए ये एरर आया था, इसको क्लियर करिए। अभी हमने ईमेल चेंज कर दिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। एज एज रजिस्टर के नाम से प्रॉपर्टी सेट हुआ, उसका वैल्यू ट्रू और मैसेज में क्या गया, डेटा इंसर्टेड, और जो डेटा इंसर्ट हुआ उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो जो डेटा इंसर्ट हुआ इन्फॉर्मेशन क्यों मिला, क्योंकि हमने उसको रिटर्न कर रखा है। अगर दोबारा हम इसी को फिर से यानी कि इसी को फिर से सेंड करें तो देखिए फिर से एरर मिल जाएगा आपको, एज यूजर। देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का यूजर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है, तो डेटा नॉट इंसर्टेड और यहाँ पर एरर क्या आया, एरर कोड हम रीड करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ईमेल के लिए मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम हैंडल करेंगे। फिलहाल आपको आगे के लिए नेक्स्ट पार्ट को देखना होगा। तो फिलहाल हमने डेटा इंसर्ट कर लिया, अगर हमने यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देखिए हमारा एक और डेटा यहाँ पर आ जाएगा जो इससे पहले हमने स्टोर किया था। तो अगर आपका ईमेल यूनिक नहीं होगा तो इसके लिए एरर मिल जाएगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि यूआई वगैरह हैंडल करेंगे, फिर से हम इस पे आएंगे। फिलहाल आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद, जय भारत।